हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब सदिश बीजगणित अपना स्टार्ट किए हैं, तो वहाँ पर प्रश्नावली 10.2 का हम लोग इंट्रो चल रहा था, यानी उसका परिचय चल रहा था, और वहाँ पर हम लोग लगभग अपना 70% परिचय कंप्लीट भी कर चुके हैं और उसका एग्जाम्पल भी किए ना। कितना एग्जाम्पल तक हम सब लोग कर चुके हैं? एग्जाम्पल 9 तक, ठीक है। तो वहां पर अभी इसके पहले आपने वही कोई वेक्टर दिया है तो उस वेक्टर का आप दिक् अनुपात कैसे निकालोगे, उस दिक् अनुपात की सहायता से आप उसका दिक् कोसाइन कैसे बताओगे। कोई एक वेक्टर दिया है तो उस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर कैसे बताओगे, यही सब हम सीखें। तो आज हम देखते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो आज आपका हेडिंग होगा दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। मिलाने वाला सदिश। अब ध्यान से देखो, अभी तक आपको क्या है, कोई एक बिंदु देता था, उस बिंदु का आप स्थिति सदिश बताते थे। कैसे? बस आई कैप जे कैप के कैप लगा देते थे, उसका स्थिति सदिश होता था। अब यहाँ पर आपको दो बिंदु दिया है, मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस अपना समझ लेना। फिलहाल हम यहाँ पर एक्सिस का बहुत वैसे जरूरत पड़ेगा नहीं, काम है नहीं। मान लो एक बिंदु है P1 और एक बिंदु क्या है P2। क्या है? P2। P1 का निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 z1 है और P2 का निर्देशांक x2 y2 z2 है। बात समझ में आ रहा है ना? हमने अपने मन से दो बिंदु लिया, एक बिंदु P1 लिया और एक बिंदु P2 लिया। बिंदु P1 का निर्देशांक कितना लिया? x1 y1 z1 और बिंदु P2 का निर्देशांक कितना लिया है? x2 y2 z2। अगर हमें P1 से P2 की दिशा में एक सदिश चाहिए, यानी वेक्टर P1 P2 चाहिए, और अगर P2 से P1 के दिशा में सदिश चाहिए, यानी P2 P1 वेक्टर चाहिए। अभी P1 से P2 चलोगे तो P1 P2 वेक्टर लिखोगे। अगर आप P2 से P1 के दिशा में लिखोगे तो फिर P2 P1 वेक्टर बोलोगे। क्यों? यही बोलोगे ना। तो फिलहाल अभी हम चलो मान लेते हैं जो फिगर बना दिए P1 से P2 की दिशा में सदिश। किससे किसके दिशा में? बिंदु P1 से बिंदु P2 की दिशा में सदिश, यानी ये वेक्टर चाहिए तो वेक्टर, ठीक है। एक काम करो, क्या आपको ये बिंदु पता है? P1 पता है, ये ओरिजिन है। बिंदु O से यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु की स्थिति सदिश को आप निरूपित करना जानते हो कि नहीं जानते हो? तो यानी आप P1 की भी स्थिति सदिश बता सकते हो। मान लो इसके स्थिति सदिश को हमने कितना लिख दिया? R1 वेक्टर। क्या आपको अगर ये बिंदु P2 पता है तो इस बिंदु की भी आप स्थिति सदिश बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? चलो मान लेते हैं इसे कितना? R2 वेक्टर। तो आप केवल वेक्टर R1 बताओ कितना होगा? वेक्टर R1। अरे अगर आपको किसी बिंदु का निर्देशांक पता है, उस बिंदु की स्थिति सदिश लिखने के लिए बस उसमें आई कैप जे कैप के कैप ही तो जोड़ के बता देते हो। तो आप ये सब भूल जा रहे, ये सब कुछ नहीं है। मान लो केवल एक बिंदु है, इस बिंदु का ये निर्देशांक है, तो इस बिंदु का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और ये आपका है क्या? OP1 वेक्टर है। अरे O से P1 ही तो चले हो। चलो बिंदु P2 की स्थिति सदिश क्या हो जाएगी? OP2 वेक्टर। और इसको आपने किससे निरूपित किया है? वेक्टर R2 से। तो वेक्टर R2 होगा कितना? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। बोलो पक्का? अगर हमको P1 से P2 की दिशा में मात्रक सदिश, मतलब सॉरी मात्रक सदिश नहीं, सदिश P1 से P2 की दिशा में बिंदु, माना ऐसे लिखो, माना बिंदु P1 से बिंदु P2 की दिशा में सदिश क्या है? वेक्टर P1 P2 है। अरे P1 से P2 की दिशा में P1 P2 ही वेक्टर ही लिखोगे ना। तो त्रिभुज नियम जानते हो कि नहीं जानते हो? अभी कल ही पढ़े हो त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम से आप क्या लिख सकते हो? त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम क्या बोलता है? ध्यान से देखो, आप ये गए हो, फिर आप ऐसे गए हो, यही तो मतलब आप ऐसे गए हो। डायरेक्ट बोल दे कैसे? OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर, ये बराबर होगा OP2 वेक्टर। बोलो, O से P1 गए, अरे एरो देखो ना, ये तीर का चिन्ह देखो, O से P1 गए, फिर इसका डायरेक्शन इधर यानी P1 से P2 गए।
इस बात का मतलब क्या है, यहां से यहां तक। त्रिभुज नियम क्या कहता है, यदि दो सदिश को किसी क्रम में त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, तो देखो ये क्रम फिर वही आगे उसी क्रम में चले, ये दो भुजा हो गया, तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी लेकिन विपरीत क्रम में ना, इसके उल्टा विपरीत क्रम में हुआ ना, तो विपरीत क्रम में यही तो रिजल्टेंट वेक्टर को निरूपित करता है। तो आप सीधा भी ऐसा जानो ना, अगर कभी भी आपको एक त्रिभुज बना, इस त्रिभुज में आपको वेक्टर पता है, मान लो एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, यानी मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, तो आपने ए से बी चला, फिर आपने बी से सी चला, तो यानी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी ये बराबर होगा किसके, वेक्टर ए सी। सीधा इतना बोल सकते हो। तो वही चीज में देखो, ओ से P1 का डायरेक्शन है, फिर P1 से P2 का डायरेक्शन है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर जाएगा, ओ से P2 का डायरेक्शन। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, P1 P2 वेक्टर। अरे आज आपको हमें यही तो चाहिए ना, ये तो पता है, ये पता हमको ये सही है, यानी P1 P2 वेक्टर चाहिए। तो क्या यहाँ से पक्षांतर करके P1 P2 वेक्टर बता सकते हो, कैसे, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर P1 P2 ये किसके बराबर होगा, OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। तो दिस इंप्लाइज दैट P1 P2 वेक्टर ये किसके बराबर होगा, OP2 वेक्टर कितना है, वेक्टर R2 माइनस OP1 वेक्टर क्या है, वेक्टर R1। अच्छा R2 का वैल्यू कितना है, और एक बात बताओ, सीधा बोल दो ना, अभी आप कल पढ़े हो, दो वेक्टर को घटाते कैसे हो, आई कैप वाले में से आई कैप घटाते हो, जे कैप वाले में से जे कैप को घटाते हो, के कैप वाले में से। तो अगर आपको R2 में से R1 घटाना है, यानी R2 में से R1 घटाना, इसमें से इसको घटाओ, आई वाले में जे वाले में जे वाले घटाओ, तो यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आपका क्या हुआ, वेक्टर P1 P2। बोलो, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। अब याद कैसे रखो, अगर आप P1 से P2 गए तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ, प्रारंभिक बिंदु, और ये आपका फाइनल पॉइंट, एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु हुआ। अरे जब P1 से P2 जाओगे तो आपका प्रारंभ यहां से कियो, अंत आप यहां से, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है। अगर P1 P2 चाहिए तो P2 के निर्देशांक में से P1 के निर्देशांक को घटा के, अरे फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, आई कैप जे कैप के कैप लगा के बोल, यही तो आपने किया है। अगर आपको P1 से P2 लिखना था, P1 से P2 वेक्टर लिखना था, तो आपने क्या किया, P2 वाले में से P1 फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को घटा दो, यानी P2 वाले निर्देशांक में से P1 वाला निर्देशांक घटा के आई कैप जे कैप के कैप लगा के लिख दोगे, वही आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर डायरेक्ट बताओ, इसी प्रकार अगर हमें ये P1 P2 क्या है, P1 से P2 की दिशा में सदिश है, किसके दिशा में सदिश है, P1 से P2 की दिशा में सदिश है। भाई बोलो, ये P1 से P2 की दिशा में सदिश लिखे हो। अगर हमको P2 बिंदु P2 से P1 की दिशा में सदिश लिखना होता तो उसे आप क्या लिखते, P2 से P1 की दिशा में सदिश लिखना होता तो P2 P1 वेक्टर लिखते, और जब P2 P1 लिखोगे तो ये आपका फाइनल है, ये आपका इनिशियल है। अरे आपने P2 से चल के P1 पे रुका है, तो जहां रुका वो आपका फाइनल हुआ, जहां से चले वो आपका इनिशियल पॉइंट हुआ, तो आप फाइनल में से इनिशियल वाला क्या करो, घटा दो, तो फाइनल आपका ये है, इनिशियल आपका ये है, यानी अब की बार क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। तो क्या आपको कभी दो बिंदु दिया जाए तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश बता सकते कि नहीं बता सकते हो, यही तो है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम इसके परिमाण पे बात कर लेते हैं। आप इसे कॉपी कर चुके होगे, अब देखो, तो अगर हमें कभी ये पूछे कि आप वेक्टर P1 P2 का परिमाण बताओ, तो परिमाण बताना तो आसान है, रूट ऑफ आई कैप वाले के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप वाले गुणांक का स्क्वायर। यही तो करते हो ना जब वेक्टर पाते हो। तो यानी अगर P1 P2 का परिमाण चाहिए तो क्या बोल सकते हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब आप सब कुछ इस पे वो चीज लगा सकते हो जो आप एक वेक्टर के लिए लगाए हो, क्योंकि ये भी तो एक वेक्टर ही तो मिला। अभी आपने कल देखा है कि अगर कोई वेक्टर ए हो, ये मान लो इसका, इसे वैसे लिखते हैं a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, तो इस वेक्टर का दिक यही एक दिक अनुपात होता है। अगर यह P1 P2 ये वेक्टर है तो P1 P2 का दिक अनुपात यही आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक है वो इसका दिक अनुपात हो जाएगा। और इसका दिक कोसाइन भी आपने लिखना सीखा है, a1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ये l हो गया, a2 अपान रूट ऑफ a स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आपका m होता है। ऐसे आप n निकालते हो। तो अगर इस वेक्टर का दिक कोसाइन चाहिए तो क्या करोगे, x2 माइनस x1 अपान
अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस, अरे बस वैसे ही चलना है। आप इसको a1 मान लो, आप इतने को a2 मान लो, आप इतने को a3 मान लो। बात समझ आ रहा है ना? आपको ये भी कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लेना। चलो अब हम चलते हैं, दो वेक्टर को कोई एक बिंदु है, वह बिंदु उसे जब विभाजित करेगा, अब अंतर विभाजन भी हो सकता है, बाह्य विभाजन भी हो सकता है, तो जब विभाजित करेगा तो वह बिंदु जो विभाजित कर रहा है उस बिंदु की आप स्थिति सदिश कैसे बताओगे, अब में ये देखना है। यानी क्लास 10th में आप पढ़े हो, क्लास 10th में आपने दो बिंदुओं को विभाजित करने, जैसे मान लो एक बिंदु आपका है P, इसका निर्देशांक कितना है x1 कामा y1, एक दूसरा बिंदु है Q, दूसरा बिंदु क्या है Q, मान लो इसका निर्देशांक क्या है x2 कामा y2। अगर इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई एक बिंदु m1 अनुपात m2 के अनुपात विभाजित करता था, तो क्या इस बिंदु का भी दो निर्देशांक होता था, एक x निर्देशांक होता था, एक y निर्देशांक होता था। तो x निर्देशांक आप कैसे लिखते थे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ख्याल है फार्मूला ना। और y निर्देशांक कैसे निकालते हो, अरे x निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या किए, इस अनुपात का गुणा इसके x में और इस अनुपात का गुणा इसके x में, यही तो लिखो m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे दोनों अनुपात को आप जोड़ देते हो। और अगर y का निर्देशांक, इस बिंदु का y निर्देशांक निकाला, तो y निर्देशांक कैसे निकालोगे, जब y निर्देशांक का बात आएगा इस अनुपात का गुणा इसके y में और फिर इस अनुपात का गुणा इसके y में, यानी m1 का गुणा y2 में m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ऐसे आप निकालते कि नहीं निकालते हो। तो वहां पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु विभाजित करता था, हमको उस बिंदु का निर्देशांक बताता था। अरे दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दे के जो विभाजित करता है उसका निर्देशांक पूछा है। अब आज इसमें बस कुछ नहीं करेगा, इन दोनों बिंदुओं की स्थिति सदिश दिया रहेगा और जो बिंदु इसको विभाजित करेगा उसकी स्थिति सदिश पूछेगा। वहां पर निर्देशांक देके निर्देशांक पूछता था, यहाँ पर स्थिति सदिश देके स्थिति सदिश पूछेगा। फार्मूला लगभग अभी आप देखोगे वैसा ही रहेगा, लेकिन वहां पर आपने केवल अंतर विभाजन पढ़ा है। अंतर विभाजन मतलब कोई बिंदु जब अंदर बैठ के विभाजित करता है, और यहाँ पर हमको अंतर विभाजन देखते हुए बाह्य विभाजन भी देखना है। तो चलो हेडिंग डालो, खंड सूत्र। अब इसमें पहला, जैसे मान लो कि एक बिंदु आपका P है और एक बिंदु आपका Q है। ध्यान से देखो, एक बिंदु आपका क्या है, P है, और एक बिंदु आपका Q है। मान लो अगर ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ऐसे बनाओगे, इस बिंदु का कुछ स्थिति सदिश होगा, मान लेते हैं इसकी स्थिति सदिश कितनी है r1, और जो Q बिंदु है इसकी स्थिति सदिश कितनी है r2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला कोई एक, अरे P से Q को मिलाओगे तो कोई एक सदिश बना। अब इस सदिश को विभाजित करने वाला कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं PQ, चलो इस बिंदु को हम क्या बोल देते हैं R। यह बिंदु क्या करता है, इसको m1 अनुपात m2 में क्या करता है, अंतर विभाजित करता है। यहाँ पर दो विभाजन होगा, अंतर विभाजन। अंतर विभाजन का मतलब जब वो बिंदु अंदर बैठ के इसी विभाजित किया। पहले अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसके बीच में कोई एक बिंदु आया, इधर का भाग दो हिस्सा, इधर दो हिस्सा पड़ा और इधर तीन हिस्सा पड़ा। इस बात का मतलब क्या है, 2:3 के अनुपात में विभाजित किया और अंदर बैठ के विभाजित किया, तो इसे आप क्या बोलोगे, अंतर विभाजन। इसे क्या बोलोगे। लेकिन मान लो यही दो बिंदु है, अब एक तीसरा बिंदु इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में नहीं है, इन दोनों बिंदुओं के कहाँ है, बाहर है। तो हो सकता है इसका इससे दूरी 2 हो और इसका इससे दूरी मान लो कितना है, 4 है। तो अब बताओ, यह बिंदु भी इन दोनों को विभाजित किया, बात समझ आ रहा है, लेकिन किस अनुपात में, 2:4 यानी 1:2। तो लेकिन ये 1:2 के अनुपात में कैसा विभाजन किया, अंदर बैठ के विभाजित किया, बाहर बैठ के विभाजित किया, तो इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। और ये आपका क्या है, अंतर विभाजन। अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन का मतलब समझ रहे हो ना। अंतर विभाजन का मतलब, अच्छा जब विभाजन का बात आएगा तो कौन विभाजित करेगा, एक बिंदु विभाजित करेगा। कौन विभाजित करेगा, जैसे अगर यह बिंदु विभाजित किया, इस बिंदु की पहले बिंदु से दूरी और इस बिंदु की दूसरे बिंदु से दूरी। जैसे मान लो कि इस बिंदु की पहले बिंदु से दूरी 4 मीटर है और इस बिंदु की इससे दूरी मान लो कितना है, 6 मीटर है, तो आप बोलोगे इनके बीच किस अनुपात में विभाजित किया, 4/6 करके, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तुरंत बोलोगे 2:3 के अनुपात विभाजित किया। लेकिन अब यह बिंदु यह है, मान लो एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है और एक बिंदु इसके बाहर बैठा है। इस बिंदु की जब विभाजन का बात करने का मतलब, इसकी पहले बिंदु से दूरी बताओ और उसी बिंदु से, उस बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी बताओ। तो मान लो यह दूरी अगर 5 मीटर है और मान लेते हैं यह दूरी 10 मीटर है, तो आपसे पूछेगा कि यह बिंदु इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित किया, तो इस बिंदु से इसकी दूरी अनुपात पूछा, यानी बटे इस बिंदु की इससे दूरी यानी 10, यानी 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित किया। अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, तो अगर हम इसमें पहला क्या पढ़ते हैं, पहला कौन सी स्थिति पढ़ते हैं, अंतर विभाजन की स्थिति, अंतर विभाजन। अब इसमें पहले आप सब समझ लो, जैसे मान लो यह बिंदु आपका P है, इसका स्थिति सदिश कितना है, R1 वेक्टर। यह आपका दूसरा बिंदु Q है, इसकी स्थिति सदिश कितनी है, R2 वेक्टर। अब कोई एक बिंदु R है जो कि बिंदु P और Q को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतर विभाजन करता है। मैं यहाँ पर अंतर विभाजन का केस लिखे ना, अंतर विभाजन करता है, तो इस बिंदु की स्थिति सदिश बताओ। यानी वह जो बिंदु विभाजित कर रहा है उस बिंदु की स्थिति सदिश, मान लेते हैं इसकी स्थिति सदिश कितनी है, वेक्टर R। तो अगर इसकी स्थिति सदिश लिखनी होगी तो आप कैसे लिखोगे, वेक्टर R बराबर, ध्यान सुनना, वहां पर क्या करते थे, इस अनुपात का गुणा दूसरे बिंदु में और दूसरे अनुपात का गुणा पहले बिंदु में बटे M1 प्लस M2, ऐसे ही तो करते थे। सेम वैसे यहां पर करना है, बस यहां पर क्या, वहां पर निर्सांक देके निर्सांक पूछता था, यहां पर दोनों बिंदुओं की स्थिति सदिश देके दोनों जो विभाजित कर रहा है उसकी स्थिति सदिश पूछ रहा है। तो उस बिंदु की स्थिति सदिश वेक्टर R कैसे लिखोगे, पहले अनुपात का गुणा पहले बिंदु में, यानी M1 गुणे P, लेकिन P का क्या, निर्सांक नहीं, उसकी स्थिति सदिश यानी MR1 वेक्टर प्लस दूसरे अनुपात का गुणा पहले बिंदु की स्थिति सदिश में, यानी M2 R2 वेक्टर, और बटे वहां पर आपने क्या किया है, M1 प्लस M2, यही क्या आ गया, उस बिंदु की स्थिति सदिश। आप ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखो। और दूसरा केस, जब बाह्य विभाजन हो, कैसा विभाजन हो, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन की स्थिति में फिगर थोड़ा वैसे समझ लो, मान लो कि यह आपका एक बिंदु है वही P और एक ही आपका बिंदु है Q। इस बिंदु की स्थिति सदिश कितनी है, R1 वेक्टर, और इस बिंदु की स्थिति सदिश कितनी है, R2 वेक्टर। अब एक तीसरा बिंदु R, इसके बाहर देखो भी, दोनों अभी क्या था, P और Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में R था, लेकिन अब की क्या, P और Q को मिलाने वाली रेखा पे ही है लेकिन उसके बाहर कहीं। तो अब ध्यान से देखो, इस बिंदु की इससे कुछ दूरी होगी और इस बिंदु की इससे कुछ दूरी होगी, उन दूरियों का जो अनुपात आएगा, मान लेते हैं कि चलो इसका अनुपात M1 है और इसका अनुपात M2 है, यानी दूसरे बिंदु से, बात समझ आ रहा है ना। तो अगर अब ये R बाहर बैठ के इसको विभाजित कर रहा है तो मान लेते इस बिंदु की स्थिति कितनी होगी, स्थिति सदिश कितना है, R। तब उस बिंदु की स्थिति सदिश यानी वेक्टर R कैसे निकालोगे, वही चीज करना है, पहले अनुपात का गुणा दूसरे बिंदु में और दूसरे अनुपात का गुणा पहले बिंदु में, बस जहां जहां प्लस था वहां पर आपको क्या लगाना है, माइनस। यानी ध्यान से देखो, पहले बिंदु का अनुपात, पहले बिंदु का अनुपात कितना है, पहले बिंदु का अनुपात M1, अरे इस बिंदु की पहले बिंदु के साथ अनुपात M1 है ना, तो पहले बिंदु का जो अनुपात है यानी M1 का गुणा दूसरे की स्थिति सदिश में। तो दूसरे की स्थिति सदिश क्या है, R1 वेक्टर, जहां प्लस था वहां पर क्या लगाओगे। अब इस बिंदु से दूसरे का अनुपात M2 है, तो M2 इंटू दूसरे के साथ अनुपात लियो ना, तो पहले की स्थिति सदिश यानी Q की स्थिति सदिश कितनी है, R2 वेक्टर बटे M1 माइनस M2, ठीक है। तो कोई बिंदु अगर अंतर विभाजित करे या बाह्य विभाजित करे तो उसका आप स्थिति से बता लोगे ना आराम से। देखो दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है। यह अनुपात, ये जो M1 अनुपात दिया था इस पहले बिंदु के साथ था, तो अनुपात अगर पहले बिंदु के साथ का ले रहे हो तो स्थिति सदिश आप दूसरे के साथ लो। फिर आप अनुपात, ये M2 अनुपात इस बिंदु का दूसरे के साथ है, तो अगर दूसरे के साथ का अनुपात ले रहे हो तो स्थिति सदिश आप पहले वाले का लो बटे M1 प्लस M2। सेम वैसे हमने यहां पर किया है, यहां पर बाहर बैठ के विभाजित कर रहा था, तो अगर इसका पहले के साथ अनुपात ले रहे हो M1 तो फिर स्थिति सदिश किसका लोगे, दूसरे बिंदु का यानी R1 वेक्टर, माइनस अब दूसरा अनुपात ले रहे हो, दूसरा अनुपात यानी दूसरे बिंदु के साथ अनुपात, तो फिर स्थिति सदिश कितना लेना पड़ेगा, पहले बिंदु की। अब देखो ये आपका पहला बिंदु है, ये आपका दूसरा बिंदु है, यह बाहर बैठा है, यहाँ पर ये आपका पहला बिंदु था, ये आपका दूसरा बिंदु था, ये इसके अंदर बैठा था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। और जरूरी नहीं है कि आप पहले M1 ही लिखो, क्वेश्चन में आपको कैसे पता चले कौन M1 है कौन M2 है। आपका मन करे आप इसी को ऐसे लिख सकते हो क्या, M2। तो अगर आप बस कॉन्सेप्ट याद रखो आपको लिखना कैसे है। अगर आपने M2 लिया, M2 का मतलब इस जिस बिंदु का स्थिति सदिश बताना है उसका किसके साथ, दूसरे बिंदु के साथ ने आपने अनुपात लिया, तो अगर अनुपात आप दूसरे बिंदु के साथ लोगे तो स्थिति सदिश आपको पहले का यानी R2 वेक्टर लिखना पड़ेगा प्लस। अब भाई M2 ले लियो तब आपको M1 ही लेना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पर M1 लिया है, M1 क्या है, पहले बिंदु के साथ अनुपात है, अरे M1 क्या है, पहले बिंदु के साथ अनुपात है, तो स्थिति सदिश आपको दूसरे बिंदु का लेना पड़ेगा यानी R1 वेक्टर, और नीचे फिर आपका M2 प्लस M1 लिख दोगे।
और इसमें भी आप वही कर सकते हो, कैसे? वेक्टर आर ही होगा। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने पहले बिंदु के साथ अनुपात लिया। मेरा मन पहले बिंदु के साथ अनुपात लेने का नहीं है, हम दूसरे बिंदु के साथ अनुपात लेंगे। तो अगर आप उस बिंदु का स्थिति से बताना चाहते हो तो उस बिंदु का अगर दूसरे के साथ अनुपात लिए, यानी आपने पहले m2 लिया तो अनुपात किसके साथ है? दूसरे के साथ है। तो स्थिति सदिश आपको किसके साथ लेना पड़ेगा? पहले के साथ। पहले के साथ यानी R1। हाँ, हम लोग बस नोटेशन में थोड़ा यहाँ पर दिक्कत कर दी, हमको अलग अलग लिखना चाहिए, लेकिन उससे क्या दिक्कत है, ठीक है। नोटेशन मतलब थोड़ा फार्मूला याद होता है। यहाँ पर M1 R1 M2 R2 हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको लिया बिंदु 2, लेकिन इसके इसी से इसको दर्शाया कितना? 1। और इसको लिया बिंदु पहला और दर्शा रहे इसको किससे? R। तो पहले को R1 लिखना चाहिए था, दूसरे को R2 लिखना चाहिए था। उससे कोई दिक्कत हो ना, दर्शाने से क्या है, हम इसको R1 बोल के हम R3 बोल देंगे, R4 बोल देंगे। बात समझ आ रहा है ना? इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो हाँ, अब आपने यह अनुपात किसके साथ लिया? M2 किसके साथ अनुपात है? दूसरे बिंदु के साथ अनुपात है। तो आपको स्थिति सदिश किसका लेना पड़ेगा? पहले बिंदु का। और पहले बिंदु का स्थिति सदिश कितना है? R2 वेक्टर। बीच में माइनस लगाना है। अगर आप दूसरे का अनुपात लिए तो अब आपको कौन सा अनुपात लेना है? पहले का। तो अगर पहले के साथ अनुपात लोगे यानी M1, तो फिर स्थिति सदिश किसका लेना पड़ेगा? दूसरे का। और दूसरे का स्थिति सदिश है कितना? R2 वेक्टर अपान M2 माइनस M1। दिक्कत नहीं है ना? आप फार्मूला चाहे जैसे याद रखो, बस आप इतना केवल याद रखो, अगर अनुपात आप पहले बिंदु का लोगे तो स्थिति सदिश आपको दूसरे बिंदु का लेना है। अंतर विभाजन है तो प्लस लगा दोगे, बाय विभाजन है तो माइनस लगा दोगे। और अगर पहली बार पहला बिंदु लिए हो तब दूसरा अनुपात आपके लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये कॉपी करना, आप डायरेक्ट फार्मूला कॉपी करो, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। पहले आप एग्जाम्पल नंबर 10 आपका एक बचा है, उसको पहले देख लो, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 11 को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोला है? बिंदुओं P, एक बिंदु आपका है P, इसका निर्देशांक कितना दिया? 2, 3, 0। और एक बिंदु है Q का निर्देशांक कितना दिया? -1, -2, -4 को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। दिष्ट मतलब उसकी तरफ दिशित होना चाहिए ना। दिष्ट का मतलब उसकी तरफ दिशित, यानी उसका डायरेक्शन अगर P से Q की तरफ दिष्ट है, इस बात का मतलब क्या है? उसका डायरेक्शन P से Q की तरफ है। यानी आपसे क्या पूछ लिया? PQ वेक्टर ही तो पूछ लिया। P से Q की तरफ चलना है तो PQ वेक्टर ही पूछा है। तो क्या बता सकते हो सीधा? अरे Q वाले में से आप P वाले को घटा दो, फाइनल में से इनिशियल को ही तो घटाते हो। तो ठीक है, आप लिख लोगे, दिया है P 2, 3, 0 एंड Q कितना? -1, -2, -4 दो बिंदु है। माना P से Q के तरफ या Q के ओर दिष्ट सदिश है। U का मात्रा मत लगाना ना। दिष्ट सदिश कितना है? PQ वेक्टर है। P से Q की तरफ PQ वेक्टर ही हो जाएगा ना। आप PQ वेक्टर क्या बताओगे? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट कर लो या तो आप स्थिति सदिश से करो। लेकिन अब इतना पढ़ चुके हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? PQ वेक्टर कितना हो जाएगा? बस Q वाले में से P वाला घटाना है। P से Q चले तो ये आपका फाइनल हुआ और ये आपका इनिशियल हुआ। तो फाइनल में से इनिशियल ही तो घटाओगे। तो फाइनल आपका क्या है? -1। इसमें से क्या घटाना है? x वाले में x को घटाना है, y वाले में y को घटाना है। -2 क्या? i कैप प्लस y वाले में से y वाला घटाओ, -2 -3 j कैप प्लस -4 -0 k कैप। बोलो। तो यहां पर क्यों कोष्ठक लगा रहे हो? तो कितना आ जाएगा? -3 i कैप, -2 -3 -5 और प्लस -5 j कैप। -4 में -0 घटाओगे -4 k कैप। ये आपका क्या हुआ? वेक्टर PQ लिखना है। आप इसे ऐसे माइनस का मान लो, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। लेकिन जो लिखने का सबसे बेस्ट तरीका वो आपका यही है, पूरा i कैप अलग लिखो, j कैप अलग लिखो, k कैप अलग लिखो। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जब भी आपको दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश पूछेगा, आप फाइनल में से इनिशियल वाले को बस घटाओ, i कैप j कैप लगाओ, अपना सदिश पाओ। चलो अब बात करते हैं आपका कौन सा उदाहरण था? उदाहरण नंबर 10 था। अब आप उदाहरण नंबर 11 को देखो। उदाहरण नंबर 11 में क्या बोला है? एग्जाम्पल 11 कह रहा कि दो बिंदु है। अब दो बिंदु लीजिए P और Q।
जिनके स्थिति सदिश, यानी जो आपका, क्योंकि स्थिति सदिश हमेशा हम लोग ओरिजिन से बताते हैं, ओ से पी की जो स्थिति सदिश है यानी ओपी वेक्टर, ये आपको कितना दिया है, 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी, ठीक है। और क्यू की स्थिति सदिश यानी ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू, ये आपको कितना दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर। एक ऐसे बिंदु आर की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। हमको एक बिंदु है आर, इस बिंदु की क्या चाहिए, स्थिति सदिश। इसकी स्थिति सदिश को हम लोग ऐसे वेक्टर आर से डिनोट करते हैं, हमको यही चाहिए, लेकिन कब, जो P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में पहले अंतःविभाजित करता है और फिर बाह्य विभाजित करता है। मान लो, चलो पहले हम अंतःविभाजन का केस देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर यह बिंदु इसको अंतःविभाजित करेगा, अब अच्छा ये भी देखना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फिगर तो बनाते हैं अपने हिसाब से, अनुपात को लिख देते हैं अलग हिसाब से। सवाल में पहले जो बिंदु दिया है, अनुपात भी पहले उसी के साथ का दिया होगा। यानी जैसे सवाल को फिर से एक बार थोड़ा आप बुक उठा के पढ़ो, कह रहा है कि 2 बिंदु P और Q लीजिए, तो पहले आपको P बोला है, फिर आपको Q बोला है, तो अनुपात भी पहले P के साथ दिया होगा, फिर Q के साथ दिया होगा। बात समझ आ रहा है ना। यानी जो पहले अनुपात दिया था, यानी P के साथ अनुपात, क्या बोला है, 2:1, यानी जो पहला अनुपात है वो P के साथ होगा और जो दूसरा अनुपात है वो Q के साथ होगा। तो जिस बिंदु को पहले बोलेगा, तो जो अनुपात पहले बोलेगा वो उसी बिंदु के साथ होगा, जो अनुपात बाद में बोलेगा, जो बिंदु बाद बोला है उसके साथ वाला होगा। तो बिंदु और अनुपात को मैच करा के आप चलना। बात समझ आ रहा है ना। आप इसको 2 और इसको 1 कर दी, पूरा आपका सवाल गलत हो जाएगा, तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे तो ठीक है। अगर अंतःविभाजन का बात किया तो अंतःविभाजन में क्या करेंगे, ये अनुपात ये का गुणा इसके सदिश में, स्थिति सदिश में, और इस अनुपात का गुणा इसके स्थिति सदिश में, बटे m1 प्लस m2। तो चलो यहाँ पर मानना है तो आप मान सकते हो। चलो m1 बराबर कितना हो जाएगा, अरे इसको पहला बिंदु मान ले और इसको हम दूसरा बिंदु मान ले, तो पहला अनुपात m1 ही तो होता है और दूसरा अनुपात m2। ये कितना दिया है, 1। पहले बिंदु की स्थिति से बताओ r1 वेक्टर, अरे पहला बिंदु की स्थिति यही है ना, r1 वेक्टर बोलो या वेक्टर OP बोलो, एक ही बात है। यह कितना दिया है, 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b। अब दूसरे बिंदु का बताओ स्थिति सदिश, यानी r2 वेक्टर, तो दूसरे बिंदु की स्थिति सदिश यही है, तो OQ वेक्टर, ये कितने बराबर दिया है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। हमको इस बिंदु की क्या चाहिए, स्थिति सदिश। तो आप लिखोगे बिंदु P और Q को 2:1 के अनुपात में, या ऐसे लिख लो, माना बिंदु P और Q को 2:1 के अनुपात में अंतःविभाजित करने वाले बिंदु, उस बिंदु को क्या बोले हो, R। अरे P और Q को 2:1 के अनुपात में अंतःविभाजित करने वाला बिंदु R ही है, इसकी स्थिति सदिश क्या है, तो हम ये मान रहे, माना वाले बिंदु R की स्थिति सदिश, हाँ स्थिति सदिश वेक्टर R है। तो आप वेक्टर R कैसे निकालोगे, जब अंतःविभाजित करेगा तो आप कुछ न भाई, बस एक बार m1 m2 r1 r2 लिख लेना। आप आराम से फार्मूला लगाओ, क्या, m1 r2 प्लस m2 r1 अपान m1 प्लस m2। अनुपात पहला, स्थिति सदिश दूसरे का, अनुपात दूसरा, स्थिति सदिश पहले का। दिक्कत है क्या इसमें, इसके पहले हम लोग जो समझे थे वहां पर गलती हुआ था ना, वहां पर हमने अनुपात पहला लिया था, स्थिति सदिश को उसको 2 लिख दिया था। लेकिन जब आप उसको पहला बनाओगे तो आपका फार्मूला यही बनेगा ना, अनुपात पहला लेना है, स्थिति सदिश दूसरे का लेना है, अनुपात दूसरा लेना है, स्थिति सदिश पहले का लेना है। ठीक है, तो बताओ वेक्टर R बराबर कितना हुआ, m1 कितना है 2, r2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b, m2 कितना है 1, r1 वेक्टर कितना है वेक्टर 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b अपान m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 2 और m2 कितना है 1। तो वेक्टर r बराबर कितना, इसका गुणा इसमें कर दो 2 वेक्टर a हुआ, इसका गुणा इसमें करोगे 2 वेक्टर b हुआ, ये कितना आ जाएगा 3 वेक्टर a, इसका गुणा इसमें करोगे माइनस 2 वेक्टर b अपान 2 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा 3। तो वेक्टर r बराबर कितना हुआ 2 3 5 वेक्टर a, और 2 में से तो घटाओगे तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यही क्या हुआ उसकी स्थिति सदिश। किसकी स्थिति सदिश, बिंदु R की। तो लिखना है तो आप एक लाइन लिख सकते हो, अतः बिंदु R की स्थिति सदिश
वेक्टर आर बराबर 5 वेक्टर ए अपान 3 होगा, या है। ठीक है, ये कब है? अंतःविभाजन का, बाह्य विभाजन का? अंतःविभाजन का। जब बाह्य विभाजित करेगा तो फिर बस वही माइनस लगा दोगे। तो आप उसके नीचे क्या लिखोगे? ये तो आपका फर्स्ट क्या था, 2:1 के अनुपात में क्या करता है, ये तो फर्स्ट अंतःविभाजन करने वाली बिंदु आर की इसे। अब यहां पर आप लिख लो सेकंड। सेकंड क्या है? बाह्य विभाजन की स्थिति में, बाह्य विभाजन की स्थिति में। तो बाह्य विभाजन की स्थिति में वेक्टर आर क्या हो जाएगा? फार्मूला यही चलेगा, बस जहां प्लस है वहां पर आपको क्या लगाना है? माइनस। यानी क्या हो जाएगा? m1 r2 वेक्टर माइनस m2 r1 वेक्टर अपान m1 माइनस m2। तो वेक्टर आर बराबर सब कुछ वैसे चलेगा, 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बस जहां प्लस है वहां पर क्या लगाओगे? माइनस। 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी अपान 2 माइनस 1। तो वेक्टर आर बराबर कितना आया? 2 वेक्टर ए गुणा कर रहे हैं, 2 वेक्टर बी माइनस 3 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी अपान 2 में से घटाओगे तो वेक्टर आर बराबर कितना आया? 2 में से 3 घटाओगे माइनस वेक्टर ए बचेगा, और 2 और 2 मिलके कितना आ जाएगा? 4 वेक्टर बी अपान 1। तो 1 का भाग तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? उस बिंदु की स्थिति सदिश। लेकिन कब? जब कौन सा विभाजन हो रहा है? बाह्य विभाजन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। तो इसका एक क्वेश्चन और बचा होगा ना? ठीक है, पहले आप ये कॉपी करो, फिर इसका उदाहरण नंबर 12 हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोला? एग्जाम्पल नंबर 12 में दर्शाइए कि बिंदु ए कितना दिया है? 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा बिंदु है बी i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और तीसरा बिंदु दिया है सी 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, आपको दर्शाना है कि यह किसके शीर्ष है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब ध्यान सुनो, आपने क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन किया है। क्लास 10th में आपको क्या करता था? 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे देता था और आपको बोलता था कि आप सिद्ध करो कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष के लिए क्या करते थे? आप इन दोनों बिंदुओं का प्रयोग करके ये दूरी निकाल लेते थे, इन निर्देशांकों का प्रयोग करके आप ये दूरी निकाल लेते थे, इन निर्देशांकों का प्रयोग करके आप ये दूरी निकाल लेते थे। और अगर किसी भी दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हुआ, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा। और पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है? केवल और केवल समकोण त्रिभुज में। अगर किसी भी दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो जाता था, वर्गों के बराबर हो जाता था, तो आप बोलते थे आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज होने का मतलब जो शीर्ष है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब वही 3 वेक्टर है। जैसे अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या है? ये 3 बिंदु है और ये क्या दिया? तीनों बिंदु का स्थिति। जैसे मान लो कि एक बिंदु आपका ए है, और चलो ये आपका मान लो बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है, और ये आपका बिंदु सी है। क्या हम एक एग्जांपल ले रहे हैं? तो ऐसे बिंदु ए की स्थिति सदिश आपको दी, बिंदु बी की स्थिति सदिश आपको दी, और बिंदु सी की स्थिति सदिश आपको दी। यही तो किया इसमें ना, तीनों बिंदु का निर्देशांक ना देके स्थिति सदिश दिया है। तो क्या अगर इसकी स्थिति सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, क्या आप इस बिंदु का निर्देशांक बता सकते हो? 2 कामा माइनस 1 कामा 1। अरे यही तो i कैप जे कैप लगा के स्थिति सदिश बना दिया है। इस बिंदु का निर्देशांक आप बता सकते हो क्या? बिंदु बी का 1 कामा माइनस 3 कामा माइनस 5। इस बिंदु का स्थिति सदिश बता सकते हो कितना? 3 कामा माइनस 4 कामा माइनस 4। जब आपको 3 बिंदु का निर्देशांक पता चला तो आप एक काम करो, आप ये वेक्टर निकाल लो। फिर आप क्या काम करो? ये वेक्टर निकाल लो। फिर आप क्या काम करो? ये तीसरा वेक्टर निकाल लो। बात समझ आ रहा है ना? और जब आपको 3 वेक्टर पता चला तो क्या तीनों वेक्टर का परिमाण बता सकते हो? और परिमाण मतलब ये भुजा की लंबाई पता चली, इस भुजा की लंबाई पता चली, और इस भुजा की लंबाई पता चली। जब तीनों भुजा की लंबाई पता है तो किसी भी दो के वर्गों का योग अगर तीसरे के वर्ग के बराबर आया तो समकोण होगा, वरना समकोण नहीं होगा। बात समझ आ रहा है ना? यानी हम सबसे पहले क्या करते हैं? भुजा ए बी निकालते हैं। तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो, अगर आपको ए बी निकालना है तो बी वाले में से ए वाले को घटा दो। तो बी वाला निर्देशांक कितना है? 1, उसमें से क्या घटाओगे? 2 i कैप। फिर y वाले में से y वाले घटाओगे, यानी -3 माइनस -1। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना?
-3 में से घटाना है किसे, -1 को, और यहाँ पर क्या लगाना है जे कैप, प्लस -5 में से किसे घटाना है 1, और क्या लिखोगे के कैप। तो अब ये कितना हुआ वेक्टर ए बी बराबर कितना आया, -i कैप हुआ, 1 में से 2 घटाओगे -i कैप ही आएगा, और माइनस माइनस, और -3 में +1 करोगे तो -2 बचेगा, -2 जे कैप, और -5 -1 मिलकर कितना हुआ -6, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां से इसका परिमाण बता दो, वेक्टर ए बी का परिमाण कितना आएगा, अरे रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 36 4 41 हुआ, मतलब पूरा जोड़ोगे 41 हुआ, ठीक है। हमने ये वेक्टर ए बी बता लिया और इसका परिमाण बताया। अब आप बी सी वेक्टर बताओ, वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा, सी वाले में से बी वाले को घटाओ, तो सी का निर्देशांक पता है ना, 3 में से कितना घटाओ, 3 - 1 आई कैप प्लस हाँ -4 -3 जे कैप प्लस -4 -5 के कैप। बोलो 3 में से घटाओ कितना हो जाएगा, ये 5 है ना, ये अच्छा हाँ, यहाँ पर आप -4, ठीक है, थैंक यू। ये आपका माइनस, देखो इसका जो y निर्देशांक है -4 है, -4 में से आपको -3 को घटाना, ठीक है। तो 3 में से 2 1 घटाओ कितना आ जाएगा 2 आई कैप, और माइनस माइनस प्लस, -4 + 3 करोगे -1 आएगा ना, -1 जे कैप, और माइनस माइनस प्लस, +5 में से -4 करोगे प्लस के कैप आया। तो यानी आपको वेक्टर बीसी पता चला। अगर वेक्टर बीसी पता है तो इसका परिमाण बता सकते हो क्या, जब वेक्टर पता है परिमाण बताने के लिए बस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 4 1 5 1 6, यानी कितना आ गया करड़ी में 6। दिक्कत नहीं है, आपको 2 वेक्टर पता चला, दोनों का परिमाण। अब तीसरा वेक्टर निकालो, यानी वेक्टर एसी। तो वेक्टर एसी निकालने के लिए क्या करोगे, सी में से ए को घटाओगे, तो 3 में से किसे घटाओगे 2, 3 - 2 आई कैप प्लस -4 -1 जे कैप प्लस -4 और -1 के कैप। तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आई कैप माइनस माइनस प्लस -3 जे कैप, तो यहाँ पर माइनस ही लग देते हैं, और -5 के कैप, ठीक है। ये आपको क्या मिला वेक्टर एसी। तो वेक्टर एसी का परिमाण बताओ, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर एसी का परिमाण कितना हो जाएगा, 1 3 × 9 5 5 25, तो कितना 9 1 10 और 35, ये कितना आया √35। तो तीनों वेक्टर का परिमाण पता चलने का मतलब तीनों भुजा की लंबाई पता चली। तो किन्हीं भी 2 भुजा के वर्गों का योग करो, क्या 30 के बराबर आ रहा है, देखो भैया 35 का वर्ग √35 का वर्ग करोगे 35 आएगा, और √6 का स्क्वायर करोगे 6 आएगा, और 35 में 6 जोड़ो कितना आया 41 आया, और यहाँ पर इसका वर्ग करोगे 43 आएगा। यानी आप लिख सकते हो क्या कि चूंकि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये किसके बराबर आ रहा है, AB का स्क्वायर। अरे हाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज, ये जो बिंदु ABC है ये एक त्रिभुज के ही तो शीर्ष है। आपको क्या सिद्ध करना था, आपको दर्शाना था कि ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष है। यस, ये कब होगा, पाइथागोरस में लग रहा है, पाइथागोरस में लगने का मतलब समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस का नहीं लगता, यानी ये आपका समकोण त्रिभुज ही होगा। यानी आप क्या लिखोगे कि दिस इंप्लाइज दैट बिंदु A, B एंड C एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होता है, पहले आप इसे कॉपी कर लो। तो फिर प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।